अब ब्रिक्स कंट्रीज में कौन किसको प्रमोट कर रहा है? क्या चाइना कुछ खास कंट्रीज को प्रमोट करना चाहता है और क्या इसके पीछे उसके पॉलिटिकल रीजन है? क्या वो एक तरह से भारत की जो ताकत है इस प्लेटफॉर्म पर उसे बैलेंस करने की कोशिश में दूसरे देशों को आगे लाना चाहता है? कौन-कौन से देशों को जो चाइना है वो प्रमोट कर रहा है? कौन से देश किसको प्रमोट कर रहे हैं इस नहीं, प्लेटफॉर्म पे? इसमें मैं समझता हूँ कि चीन की खास करके अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वही प्रायोरिटीज ग्लोबल साउथ की हो। जी। जैसे हम बात करते रहे हैं, जो G20 के लिए हमने जो है, हुँ। जो कुछ भी हमने सम रिजल्ट निकाला है ग्लोबल साउथ की फीलिंग्स का, तो उसमें तो एक विमेन एम्पावरमेंट की बात आज निकल कर आती है, जी। यंग लोगों के स्किल डेवलपमेंट की बात निकल कर आती है, डिजिटाइजेशन की बात आती है, और बात आती है कि किस तरीके से हमारे जो स्किल सेंटर्स और सब तरह के लोगों को सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी और हर तरीके से जो है, क्योंकि एनर्जी यूसेज जो है बढ़ना चाहिए इन कंट्रीज में। तो हम समझते हैं कि ये भारत जो है वो कुछ ना कुछ नए दिशा से दिखा सकता है, और साउथ ये ग्लोबल साउथ के जो प्रायोरिटीज हैं उसको हमको आगे लेकर चलना है, और उसी को भारत को दिखाना होगा कि हम लोग जो है खाली इसको पॉलिटिकल ग्रुपिंग के तौर से ना देखें, बल्कि इस तौर से देखें कि ग्लोबल साउथ का और जो बाकी ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग हल करने में मदद कर सकते हैं। तो चीन और रूस की बात भी ऐसा नहीं है कि हम टाल दें पूरे तरीके से, जी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्लोबल साउथ की। सेकंड प्रायोरिटी को हम देख सकते हैं कि भाई यूक्रेन का मसला, G20 में हम उसको नहीं ले सकते इतने आसानी से, जी। लेकिन ब्रिक्स में उसको ले सकते हैं संभलने के लिए। और मैं कहता हूँ कि क्यों ब्रिक्स को बढ़ाने की तो बात है ही। जैसे G7 कभी कभी अपने मीटिंग्स में जी। भारत जैसे दो देशों को बुला लेते थे, अभी भी बुलाते हैं। तो क्यों ना हम कभी ऐसा कहें, जैसे फ्रांस कहता है कि मैं आने को तैयार हूँ और आप मुझे बुलाते हो, या ऐसे ऐसे और कोई डेवलप देश हैं जो कहें कि हुँ। नहीं, हम ब्रिक्स के साथ में मिलकर बढ़ना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई न्यू कॉलोनियल पॉलिसीज फॉलो मत कीजिए, आप अपने जो है सब पे इम्पोज मत कीजिए सारे के सारे अपने सारी प्रायोरिटीज। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। हम बीच में एक आउटरीच सेशन आप लोगों के साथ भी कर सकते हैं, तो ब्रिक्स को जो एक नई प्रायोरिटी और नई फील्ड और मिल सकता है अपने इंटरेक्शन के लिए। क्योंकि अभी अभी जी। इनिशिएटिव हैं, साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है, चीन का इनिशिएटिव है, सऊदी अरेबिया का है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। लेकिन अगर ब्रिक्स के तौर पे से निकल के जाता है तो G20 में हमको मदद मिलेगी कि वो कहेंगे कि ये तो आपने वहां टेकअप कर ही लिया, अब G20 को क्यों खत्म कर रहा हो। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक ग्लोबल साउथ के अगुवा देश के तौर पर भारत जो साझेदार देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनको साथ लाकर क्या हासिल कर सकता है? हम सोचते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रेस है ग्लोबल साउथ के लिए। हमको ये हार नहीं माननी है कि इस समय जो है तकलीफें बहुत हैं, डेवलपमेंट्स के लिए बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सब जगह जो है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, सप्लाई चेन्स रुकी हुई हैं। भारत के मसला अलग है, तो हमको हम जी। सबको नहीं सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक नेक्स्ट समिट होती है ब्रिक्स की, तब तक कुछ ना कुछ प्रपोजल्स ऐसे चलते रहें कि अगले बार में उसको जो है पूरे तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स को जो है लॉन्ग टर्म हमें अपना एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखना है, और जो भी निर्णय लिए जाएं, चाहे करेंसी के बारे में हो, चाहे इसके न्यू मेंबर्स के बारे में हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है अपने और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, इन सब में बहुत ध्यान से ये रोक के चलना है कि भाई लॉन्ग टर्म में हमको विश्व को साथ में मिलाकर चलना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं उनको पूरे तरीके से आगे रेखांकित करना है। जी, और भारत की इसमें क्या बड़ी भूमिका हो सकती है? और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या भारत अपने आप को जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया अगर उसको हम और एक्सपैंड करें तो ग्लोबल साउथ के एक अगुवा देश के रूप में खुद को भारत के जो लार्जर एफर्ट्स हैं उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश के तहत क्या ये प्लेटफ़ॉर्म एक इम्पोर्टेंट मंच हो सकता है? भारत ने अभी तक जैसे G20 पे ज्यादा महत्व दिया था, क्योंकि G20 जी। की मीटिंग नेक्स्ट मंथ में भारत में होने वाली है। तो भारत ने कोशिश करी थी कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के सारी फीलिंग्स को इसमें आर्टिकुलेट किया जा सके, और G20 चूंकि ये मोर इकोनॉमिक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल नॉन सिक्योरिटी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ज्यादा दिया जाए, महत्व दिया जाए।
हमने साथ ही साथ भारत के अंदर भी पूरे भारत को इसमें जोड़ने की कोशिश करी, ताकि भारतवासी समझ सकें कि जी, पूरा विश्व एक है। तो जो अगर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो हम पूरे भारत को भी साथ में मिला के चलें। लेकिन लगता ये था कि जो पिछली मीटिंग्स हुई हैं कि G20 में पॉलिटिकल एजेंडा बहुत हावी होने वाला है। तो भारत के लिए मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है, ये एक हमको ग्राउंड देता है, जिसमें इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी सब रेज किए जा सकते हैं। और हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ये मसले अगर आपको डिस्कस करने हैं, तो हम ब्रिक्स का एक आउटरीच सेशन अलग लगा सकते हैं, यूक्रेन वगैरह के बारे में या ऐसे इश्यूज के बारे में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो आप यूएन में नहीं कर पा रहे हो, तो उनको इसमें हम टेकअप कर सकते हैं। तो क्या भारत के अगर अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और मजबूत हो रहे हैं ट्रेड में या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, अब ऐसे में क्या ब्रिक्स के लिए क्या भारत अमेरिका का साथ छोड़ देगा? नहीं, वो देखिए, ये रूस और चीन शायद चाहेंगे कि हुँ, भारत डिसाइड करे कि या ये या वो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ जब हमने ज्वाइन किया है, तो हम ये ज्वाइन इसलिए नहीं करा है कि भारत पाकिस्तान को रिप्लेस करके अमेरिका का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस अलाई बन जाएगा, नेटो के टाइप से या कोई और ऑकस्ट के टाइप से। अभी नहीं बन सकता, आगे अगर धीरे धीरे बात बनती है। लेकिन भारत की अपनी एक पर्सनैलिटी है। अब वो जी, पर्सनैलिटी है कि जो हमारे दक्षिण एशिया के लोग हैं, हम सबको साथ में मिला के चलना चाहते हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लोग हैं, सबको साथ में मिला के चलते हैं। हमारे जो भारतीय भारतवंशी हैं, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, और विश्व में जहाँ कहीं भी गए हैं, वो सांस्कृतिक पहचान छोड़ के गए हैं। हर जगह उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो भारत चाहता ये है कि अमेरिका के एक तरीके से पिछलग्गू बन के हम ना जाएं, लेकिन अमेरिका के साथ में मिलकर हम कोशिश करें कि जो वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो वहाँ पर वो अपने उनके कैपेबिलिटीज हैं, उनको इस्तेमाल करा जाए, बाकी देशों के लिए भी इस्तेमाल करने में। और जो झगड़े इस समय बढ़ रहे हैं, खासकर चीन और रूस के साथ में, वो जी। ऐसे स्टेज पर ना पहुंच जाए कि जो न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा से रहा है, और उसको लोग कोशिश करते रहे किसी ना किसी तरह से उसको डिले करते रहे, और डिले करने की वजह से इस बीच में बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि डिले की बात नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि पॉजिटिव डिसीजंस निकल कर आए टू फाइंड ए पीसफुल सॉल्यूशन इन द मीन टाइम। और एंड जो वी शुड सबसे पुल बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस। हाँ जी, वी शुड पुल बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस। जी, और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल चल रहा है कि जो आज पूछा भी गया, जिसके जवाब में एमईए की ब्रीफिंग में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि क्या चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान क्या मुलाकात होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि होगी। जिस प्रकार से अभी हाल में हमने देखा है कि दोनों देशों के जो अलग-अलग डिप्लोमेट्स हैं, तो जो पहले बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स रीड आउट्स दिए जा रहे थे मीटिंग्स के, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा जो है उसमें आपस में नज़दीकी लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जैसे एलएसी पर हमारे लोकल कमांडर्स की, सीनियर कमांडर्स की, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, तो 2 मीटिंग्स रखी गई हैं। तो कोशिश करिए कि किसी तरीके से अपना अ, अपना ऐसा स्थिति लेकर आए, ताकि जो टॉप लीडर्स हैं, वो किसी तरीके से हमारे आपस के रिश्तों को बिल्कुल खराब होने से बचाएं। थोड़ा कोशिश करनी चाहिए दोनों तरफ से कि चीन जो है बिल्कुल एडवर्सरी की तरह से नहीं देखा जाए, नहीं तो फिर हम सोचते हैं कि फिर ये बात रहेगी कि ताइवान में पहले अटैक करना चाहिए चीन को, या पहले भारत का नुकसान करेगा। हम वो नई स्थिति नहीं चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि एशिया के कई देश चाइना के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा फ्रेंडली बने, ज़्यादा प्लायबल बने टू टेक इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। और भारत के इंटरेस्ट अगर वो नहीं ले सकते हैं, तो किसी और के कैसे लेंगे? अगर भारत को ही दबाने की कोशिश करते रहेंगे, तो बाकी छोटे देश तो बेचारे कहेंगे कि ये तो हमको बिल्कुल दबा देगा। जी, तो तो मीटिंग हो सकती है। जी, इस पूरी चर्चा पे आपके कंक्लूडिंग कमेंट? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण ये वो है, संस्था है। इसको हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इसको महत्व देना चाहते हैं, कितना इसको आगे भूमिका हम इसकी बढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई संस्थाएं बनाई पास्ट में, जी, वो खत्म हो गई।
काम नहीं बना। लेकिन उससे कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि दुनिया जो है विश्व बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण हो गया है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने लग गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ये नई संस्थाएँ बनी हैं कुछ, इसमें कोशिश होनी चाहिए कि जिसमें भारत का ज़्यादा रोल है, तो भारत की जो व्यक्तित्व है, भारत की जो संस्कृति है, जो हमारा इस समय तक पूरा योगदान रहा है एज़ अ भारतीय जी। या एज़ अ भारत, वो पूरे तरीके से हमको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि उसकी पहचान हो रही है। पहले पहचान नहीं थी, पहले हम गुम हो जाते थे सब जगहों में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी, एम्बेसडर शशांक, भारत के पूर्व विदेश सचिव, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हमसे बात करने के लिए और ब्रिक्स समिट पर विस्तार से चर्चा करने